नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल एक तरफा ऐलान हुआ ट्रंप की तरफ से हाफ सीज फायर का। इसको सीज फायर भी नहीं कहेंगे, हाफ सीज फायर करना चाहिए। और हाफ सीज फायर से भी बेहतर इसके लिए शब्द होगा हाफ सरेंडर। यहां पर नरेंद्र नहीं है, लेकिन हाफ सरेंडर है। हाफ सरेंडर के पीछे लेकिन आपको जाना होगा कि हाफ सरेंडर के पीछे क्या फुल साजिश है, क्योंकि ट्रंप अब विश्वसनीयता में इस समय दुनिया में टॉप पर है, शिखर पर। ट्रंप ने क्या कोई साजिश रची है या कोई साजिश कर रहा है? ट्रंप ने क्या यह ऐलान सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को पैसे बनाने के लिए, बनवाने के लिए ऐलान किया था? क्योंकि इस ऐलान की टाइमिंग अब तो बिल्कुल साफ हो गया है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में कि इस ऐलान की टाइमिंग जो थी वो टाइमिंग ऐसी थी जिस वक्त एकाएक मार्केट से पैसा निकाला जा सके, खूब पैसा खींच करके कमा लिया जाए, बिलियंस। तो क्या उसका ये हिस्सा था? साथ ही ट्रंप की मजबूरी कितनी हो चुकी है अमेरिका में सीज फायर की तरफ बढ़ने के लिए। अगर आप कंटिन्यू न्यूज लॉन्चर के कार्यक्रम देख रहे होंगे मिडिल ईस्ट पर, तो हमने यह भी कार्यक्रम सबसे पहले दिखाया था कि अब ट्रंप मीडिएटर्स के जरिए बातचीत करने के लिए बहुत परेशान है। उसमें दामाद को लगाया है, प्रॉपर्टी डीलर बिटकॉफ को लगाया है, मिस्र, तुर्की, ये सब बात कर। और जब ये कार्यक्रम हमने किया था उससे पहले हमने एक बात और साफ कही थी कि जब भी कभी सीज फायर जैसी कोई स्थिति होगी, कुछ भी, हाफ सीज फायर, फुल सीज फायर, हाफ सरेंडर, फुल सरेंडर, वहां पर नरेंद्र की एंट्री फट से हो जाएगी और कहीं और से नहीं होगी। ऐसा नहीं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आवे सरकार की तरफ से आवे, ये तो होता ही नहीं कभी हमारे यहाँ। सूत्र बताएंगे गोदी मीडिया कि मोदी जी थे वहां पर, भैया मोदी जी ने करवाया। इसको कई बार कार्यक्रम में हमने कहा है कि जिस दिन कुछ हालात बनेंगे पॉजिटिव से बनते नजर आएंगे, से बनते, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो, तत्काल यहाँ की मीडिया चलाने लगेगी कि मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी जी का भी उसमें रोल है, बहुत बड़ा रोल है मोदी जी का। मोदी जी का रोल इस पूरे एपिसोड में गोल है, लेकिन रोल है। इसी पर हम आज एक कार्यक्रम ला रहे हैं कि देखिए हमारे देश के हालात कैसे हो चुके हैं। जो हमने कहा था वो सच साबित हुआ हूबहू। आज सुबह हेडलाइन देखी है पहली, तभी मुझे लगा कि अब एक कार्यक्रम तो देश के सामने लाना ही चाहिए मिड डे मुद्दा के रूप में इसको, कि सुबह सुबह आ गया कि मोदी जी की भूमिका, भारत की भूमिका। दूल्हे फुफ्फा कहते हैं ना, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हे देवानी, मतलब हमको कोई नहीं पूछ रहा लेकिन हम भी वहां पर हैं और कहीं कोई रोल नहीं। वही वाली हालत है। और दुनिया ने, मोदी जी जब मोदी जी सूत्रों के जरिए या मोदियों के जरिए डंका बजाने की कोशिश में थे, तो दुनिया के टॉप के मीडिया हाउसेज ने, टॉप, मैं वायरू गैरू की बात नहीं कर रहा हूं, राइटर्स से लेकर के और ब्लूमबर्ग तक और तमाम, मतलब सीएनएन, इन सब ने मोदी की ढोल फोड़ दी। इन सब ने फोड़ दी ढोल। दूसरी तरफ ईरान जो कह रहा है उस पर गौर करना होगा। इसीलिए अभी भी हम उस साजिश वाले एंगल को नकार नहीं सकते हैं। अमेरिका या तो ट्रंप पैसा कमाने के लिए, वो तो आपदा में भी देखिए, इस समय आपदा में अवसर वाला एक गैंग पूरी दुनिया में मौजूद है। पूरी दुनिया में वो गैंग है, वो आपदा में अवसर तलाशता है, कहीं रक्तपात हो, खून बहे, उसको फर्क नहीं रहता। तो ऐसे हालात में क्या ट्रंप अपने बिलियनियर दोस्तों को फिर से बिलियंस ऑफ डॉलर, कहता है ना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाना है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर तो नहीं कमा रहा था। यही सारा जो है एक एक कड़ी जोड़ेंगे और खोलेंगे इस चर्चा में। भाव को ले आइए, इसको जोड़िए। स्वागत है भाव। जरा हेडलाइन देखिए, पहली हेडलाइन देखिए, आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। ईरान अमेरिका बैक चैनल बातचीत में भारत का भी रोल। ये 4 मुस्लिम देश शामिल, जंग थामने की बड़ी पहल। भारत का भी रोल बैक चैनल में। अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, दुनिया भर की जो टॉप के मीडिया हाउस हैं वो पाकिस्तान को उसमें
जो है सेंटर में ला रहे हैं। मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, ओमान, कहीं भारत का नाम नहीं है, लेना देना नहीं है। हम आएंगे उस पार्ट को आपको दिखाएंगे, राइटर्स क्या लिख रहा है, CNN क्या लिख रहा है, सबको। एक्सियोस की रिपोर्ट क्या है, जो पूरे मिडिल ईस्ट की जंग पर एक्सियोस की सारी इंटरनल रिपोर्ट, अमेरिका, खासकर अमेरिका के भीतर से क्या हो रहा है, वो हम हमेशा रिपोर्ट देता रहा एक्सियोस। उन सब ने क्या कहा, उन सब ने पाकिस्तान का नाम लिया है। पाकिस्तान का ही नहीं लिया है, पाकिस्तान का भी लिया है, पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को वो जो कहते हैं ना कि न्यूट्रल अड्डा, निगोशिएशन के लिए न्यूट्रल अड्डा के रूप में सामने लाया जा रहा है। आप सोचिए, हमारे बगल में पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व अगर ये हो गया, हालांकि भारत के भारतीय एजेंसी ने, न्यूज एजेंसी ने कैरोलाइन लेविट से सवाल भी कर लिया कि जो है क्या पाकिस्तान की भूमिका है, तो कैरोलाइन लेविट ने कहा कि हम इस बारे में कुछ भी पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। और पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ अमेरिका और ईरान दोनों बैठेंगे, हमारे यहाँ बातचीत होगी, और हमारे वाले का आज तक पे बातचीत होगी, आज तक का मंच सजेगा और वहीं पे निगोशिएशन। चलिए जरा आगे चलते हैं। इस निगोशिएशन को लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं और बहुत सारे अंदेशे हैं। ईरान ने कहा क्या है, ईरान को समझिए तब पूरे हालात को समझेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसे मित्र देशों के जरिए अमेरिका की बातचीत के प्रस्ताव के बारे में संदेश मिले हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ईरान की बातों पर पूरा हम यकीन करते हैं क्योंकि बिल्कुल सटीक बात करता है। उसने ये एक्सेप्ट किया कि प्रस्ताव मिले, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि युद्ध शुरू होने के बाद ऐसी कोई बातचीत हुई है। प्रस्ताव मिले हैं लेकिन बातचीत हुई है, कोई हुई है, ये साफ इनकार। सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ मित्र देशों के जरिए संदेश मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के मकसद से बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि उन्होंने पिछले 24 दिनों में ये जो थोपा गया युद्ध है, इस युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत या चर्चा से इनकार कर दिया। अब और आगे थोड़ा चलिए, अगला ट्वीट लाइए। ये क्लैश रिपोर्ट है, क्योंकि सब मिलान करिए खबरों। द US हैज सेंट ईरान ए मैसेज थ्रू मीडिएटर्स एंड ईरान सेज इट इज करेंटली रिव्यूइंग द प्रपोजल्स। ये CBS न्यूज के सौजन्य से है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी खबर दिखाएं वो मिडिल ईस्ट या पश्चिम की मीडिया का हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी है। हमारे यहाँ कोई क्रेडिबल नहीं है। तो इसमें कहा है कि मीडिएटर्स के जरिए मैसेज मिले हैं, लेकिन हम अभी उन जो मैसेज आए हैं मीडिएटर्स से उनको रिव्यू कर रहे हैं। प्रपोजल्स जो हैं उन प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं बातचीत किया है। ये क्लैश रिपोर्ट ने लिखा है CBS न्यूज के जरिए। आगे चलिए जरा। अब यहां पर आया है बिटकॉफ, कुशनर, गलीबाफ, वो चेहरे जो US ईरान की सीक्रेट बातचीत में शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें कुशनर और बिटकॉफ, इन दोनों का नाम हमने बता दिया था अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से यही है। दुर्भाग्य देखिए कि ये बिटकॉफ, जिसकी कूटनीति में कोई समझ नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, प्लॉटिंग करने वाला, वो आजकल निगोशिएशन कर रहा है। और कई देशों के बीच, जब अमेरिका के साथ जिन देशों की बातचीत होती है, ये वहां पर निगोशिएट करने जाता है और डील करने जाता है बिटकॉफ। और दूसरा दामाद है ये गलीबाफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसके जरिए एक भ्रम भी फैलाने की कोशिश है कि ईरान में लीडरशिप के बीच गलीबाफ के जरिए दरार डालेंगे, गलीबाफ को थोड़ा सा प्रसन्न करके, खुश करके, जो भी मक्खन पालिश करके। जरा इन तीनों की प्रोफाइल एक बार देख लीजिए गौर से, क्योंकि अब इतने बड़े जब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर यही लोग सेंटर में अगर हैं, अगर अभी हैं, तो इनका प्रोफाइल जानना जरूरी है। स्टीव बिटकॉफ, न्यूयॉर्क के एक बड़े अमेरिकी रियल एस्टेट डेवलपर, इन्वेस्टर और बिटकॉफ ग्रुप के फाउंडर। वो राष्ट्रपति ट्रंप के पुराने और करीबी दोस्त हैं। ट्रंप ने उन्हें ईरान के साथ शांति वार्ता करने के लिए अपना विशेष दूत बनाया है। हालांकि विटकॉफ का कोई कूटनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, इसके बावजूद वो ईरान के साथ बातचीत करने में अमेरिका की तरफ से अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही विटकॉफ है जो रसिया भी गया था यूक्रेन के साथ जो है मध्यस्थता करने के लिए, यूक्रेन के युद्ध
को जो है सॉल्व करने के लिए, खत्म करवाने के लिए, यही विडकॉफ था। जब से जो है ट्रम्प इस बार राष्ट्रपति बना है, तो ये अलग-अलग देशों में प्लॉट काटने जा रहा है, रियल एस्टेट डेवलपर। चलिए, आगे विडकॉफ है, आगे दामाद जी को दिखा दीजिए। जेरेड कुशनर, ट्रम्प के दामाद। कुशनर इवांका ट्रम्प से शादी इनकी हुई है। दामाद होने के साथ-साथ कुशनर पिछले कार्यकाल में ट्रम्प के वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने ट्रम्प के, और ये क्यों नहीं होंगे सलाहकार? ये भी समझिए कि एप्स्टीन, कुशनर, एप्स्टीन, ये सब एक ही गैंग है। उन्होंने ट्रम्प के इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने में भी खास रोल अदा किया था। अब एक बार फिर जेरेड ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे से ट्रम्प की मदद कर रहे हैं। मदद क्या करेंगे, लेकिन युद्ध यही कुशनर और विटकॉफ ने शुरू करवाया था। ये ट्रम्प ने खुद अपनी जुबान से बताया था। अब आइए गलीबाफ पर। मोहम्मद बगैर गलीबाफ ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं और देश के एक बहुत शक्तिशाली नेता हैं। वो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर और तेहरान के मेयर रह चुके हैं। ईरान की राजनीति में बड़ा नाम है और सीधे तौर पर सुरक्षा बलों और सुप्रीम लीडर के करीब रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में वो ईरान की तरफ से अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ये जो है मोहम्मद गलीबाफ हैं। अब अगला ट्वीट लाइए, तब जरा और क्लियरिटी होगी। ये पॉलिटिको की खबर है। क्लैश रिपोर्ट और करंट रिपोर्ट हम जो लाते हैं, वो दुनिया के सारे मीडिया हाउस जो भी हैं, उन ऑथेंटिक उनकी रिपोर्ट्स को एक जगह देता है। वो मिडिल ईस्ट की इस वॉर से जुड़ा हुआ सब कुछ। पॉलिटिको दुनिया में राजनीतिक खबरों का सबसे मतलब ऑथेंटिक अगर माना जाए दो चार, उनमें से एक मीडिया ग्रुप है। और क्या लिख रहा है, इसने क्या लिखा है, इसको गौर से देखने की जरूरत है। ट्रंप प्रशासन कूटनीति की ओर बढ़ते हुए मोहम्मद बागेर गलीबाफ को एक संभावित वार्ताकार सहयोगी और यहां तक कि ईरान के भावी नेता के रूप में चुपचाप विचार कर रहा है। गलीबाफ का नाम, इसीलिए अभी कोई वार्ता नहीं शुरू हुई है। गलीबाफ का नाम ये उछाल रहे हैं। और गलीबाफ मैं आगे भी चर्चा में खैर बताऊंगा, अभी शुरू में ही सारी चीजें नहीं, भाव पास चलेंगे। कुछ अधिकारी गलीबाफ को एक व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो समझौता करा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। व्हाइट हाउस कई उम्मीदवारों के विकल्पों पर विचार कर रहा है, साथ ही बढ़ते तनाव से बाहर निकलने का रास्ता भी तलाश रहा है। मतलब भागने का रास्ता भी तलाश रहा है, तोड़ने का रास्ता भी तलाश रहा है, फूट डालने का रास्ता भी तलाश रहा है, जिससे वैश्विक बाजारों और तेल की कीमतों को प्रभावित जिसने किया है, इस रास्ते ने जो रास्ता तलाश रहा है। अब यहीं पर हम रुकेंगे पहले सवाल के लिए, फिर आएंगे उस ढोल फटने पे। अभी तो डंका बजने दीजिए थोड़ी देर, भाऊ थोड़ी देर तो डंका बजे। ये ये अभी तक की जितना अभी देखा आपने, क्या वाकई अमेरिका किसी गंभीर वार्ता के मूड में है, या फिर धोखे की एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है? और उसमें भारत की भूमिका पर विशेष आपकी मैं चाहता हूं रोशनी टॉर्च जला करके, खासकर बिल्कुल मोदी के बिल्कुल। चेहरे के टॉर्च जला के दिखा दीजिए। अरे आशीष जी, बड़े भैया छोटे भैया सुभान अल्लाह, ये कहने की नौबत आ गई है। वो तो ऊपर एक झूठ का बिल्कुल पुलिंदा बैठा हुआ है, नीचे वो सब उसका ही फोटोकॉपी नीचे बैठा है भारत में। देखिए आशीष, हमने तब भी कहा था कि हम न्यूज लॉन्चर पे ये भविष्य कुंडली उंडली में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, हम भविष्यवेत्ता नहीं हैं। लेकिन आप पिछले 3-4 दिनों के कार्यक्रम दर्शक देखे तो हमने ये भी कहा था कि एक समय आएगा, ये कहेगा कि सीज फायर, ईरान मान गया, बात हो गई, हम जा रहे हैं। ईरान बोलता रहेगा कि हमने कोई नहीं माना, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका बोलेगा हो गया सीज फायर, हो गया सीज फायर, क्योंकि अमेरिका को वहां से निकलना है। किसी भी हालत में अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है आशीष। अमेरिका में महंगाई का एक नया उच्चांक स्थापित हो रहा है, तेल की प्राइसेस उनको भी हिट कर रही है। इस युद्ध में हम क्यों आए, कोई जस्टिफिकेशन पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक कोई दे नहीं पा रहा है, इसलिए इससे निकलना है। दूसरी बात, ये व्यापारियों की टोली है। ट्रंप खुद रियल एस्टेट डेवलपर है। आपको पुणे में, दिल्ली में आपको ट्रंप टावर, बाकायदा ट्रंप की रियल एस्टेट के पार्टनर्स यहां काम करते हैं। ठीक है, शरद पवार के बड़े नजदीकी लोग उनके साथ पार्टनरशिप में यहां काम करते हैं ट्रंप के साथ। छोड़ दीजिए, वो बहुत पुराना, अलग जाएगा डिस्कशन। तो वो रियल एस्टेट डेवलपर,
दूसरा ये भाई रियल एस्टेट डेवलपर के साथ और कौन हो सकता है? रियल एस्टेट डेवलपर ही हो सकता है। वो एक रियल एस्टेट डेवलपर, और एक दामाद स्टीव वॉटकॉफ बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, आपने सही कहा, प्लॉटिंग करने वाला। ये साथ में आ गए। अब इसको सिर्फ अपने वालों पे विश्वास है, इसका पॉलिटिकल बिल्कुल ऊपर से नीचे तक खाली है। ये दुर्भाग्य है अमेरिका का कि अमेरिका मेक ग्रेट अमेरिका अगेन जैसा भारत नई विकास की राह पे करके मोदी जी ने गुजरात का एक विकास का मॉडल देके पूरे भारत को मूर्ख बनाया, वैसे ही इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके फिर से सत्ता में आ गए। और उनको लगा कि कुछ वही इसके पास होगा, एक व्यापारी है, अच्छा बिजनेसमैन है, कुछ कर सकता है। लेकिन आके इन्होंने बता दिया कि ये दिमाग से बिल्कुल पैदल है। साथ में इसके एडवांस है। दूसरा दामाद, भाई साहब दामाद तो हर एक का होता है, और दामादों ने तो अपने देश में दामादों की बड़ी हिस्ट्री है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो ये दामाद बड़ी बेटी का पति है। ये इनका फैमिली बिजनेस में पार्टनर है। इनके बिटकॉइन जैसा एक कॉइन खुद का है जिसको पाकिस्तान ने लिजिटिमेटी दी है, और ये उसके थ्रू वर्ल्ड पे इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं। तो ये सब कुनबा घर पे बैठे के कुनबा है। अब ये जो निगोशिएशन की बात कहां से आ गई? इनका 48 घंटे का जो इन्होंने धमकी दी थी कि 48 घंटे खोल दो नहीं तो हम दिखा देंगे, वो 48 घंटे सुबह खत्म हो गए। अब वो 48 घंटे के बाद नेवी ने हाथ ऊपर कर दिए, सबने हाथ ऊपर कर दिए, भैया हम तो खोल नहीं पाएंगे। ऐसे में अब आपको इससे बेल आउट होने का रास्ता क्या है? तो आप एक खबर उछालो कि निगोशिएशन शुरू हो गया है और पॉजिटिव तरीके से जा रहा है, इसलिए अभी ये 48 घंटे वाला काम खत्म, और अब 5 दिन तक कहीं कोई हमला नहीं करेगा क्योंकि हम निगोशिएशन कर रहे हैं। ईरान को तो उनके थ्रू समझ में आ गया कि निगोशिएशन चल रहा है। जो पार्टी निगोशिएशन में है उनको ये ट्वीट से समझ में आ गया कि निगोशिएशन हो रहा है। उन्हें तुरंत कह दिया कि भैया ये कोई निगोशिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी आपको याद होगा, इनके एक मंत्री ने एक ऐसा ट्वीट किया था और बाद में डिलीट किया था। वो ट्वीट करने और डिलीट करने में क्रूड के भाव नीचे आ गए थे, शेयर मार्केट ऊपर चढ़ गए थे। उसमें लोगों ने मिलियन मिलियन बिलियन रुपए कमाए। उनको लगा इसमें दो चीजें हो जाएगी, व्यापार का व्यापार हो जाएगा और अपनी इज्जत बच जाएगी। अब ये नाम उछालते हैं, ये जो प्रपोज्ड मीडिया है, जो गोदी मीडिया वहां पे भी है, हमारे यहाँ तो पूरा ही मीडिया गोदी है। तो उन्होंने कहा कि ये 3 लोग कर रहे हैं। अब होता क्या है, आप और हम, यदि कल हमने ये सोचा कि भाऊ दिल्ली में घर बनाना है, तो हमने शुरू कर दिया कहां से बनाए, गुड़गांव में बनाएं या नोएडा में बनाएं। तो हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि गुड़गांव में घर बनाएंगे तो ऐसा होगा, नोएडा में घर बनाएंगे तो ऐसा होगा, और हमको लगता है नोएडा में बनाया जा रहा है और खबर छपती नोएडा में एक अच्छा लगता है हमको। हम तो अभी तो नोएडा वालों को पूछा नहीं, गुड़गांव वालों को पूछा नहीं, हम दोनों बैठ के ऑफिस में बात कर रहे हैं और बाहर खबरें छप रही है, अशोक वानखड़े और आशीष चित्रांशी ने नोएडा में बड़ा प्रॉपर्टी डील कर दिया। अभी तो तय भी नहीं हुआ। इन्होंने ये कहा हमारे तरफ से तो ये 2 है, एक रियल एस्टेट वाला, एक मेरा दामाद, ये दोनों बात करेंगे। दामाद इजराइल से बात करेगा क्योंकि दामाद जो है वो एफ्स्टीन का आदमी है। एफ्स्टीन मोसाद का आदमी था, तो दामाद भी मोसाद का ही आदमी समझो आप। दामाद ने ही एफ्स्टीन को सेकंड, जो उसको 8 महीने की सजा हो गई थी, 13 महीने जो जेल में रहा हो और वहां से निकल आया बाहर, वो सब दामाद का खेल था। तो दामाद मतलब इजराइल। तो दामाद ने पिछली बार हमास और इजराइल के बीच में भी दामाद ने इजराइल के वहां जाके अपना रोल अदा किया। तो दामाद शुद्ध रूप से बिजनेस पार्टनर है, ये पेरोल पे है मोसाद के। यदि मैं ऐसा कहूं वाया एफ्स्टीन तो गलत नहीं होगा। तो ये उधर बात करेगा, ये आपको पता है, और किससे बात करेगा, उससे बात करेगा। लेकिन ईरान से कौन बात करेगा? तो ईरान से इन्होंने ही तय कर लिया कि वहां जो स्पीकर है बहुत कॉन्फिडेंशियल आदमी है, बहुत क्लोज है सर्वोच्च नेता के और आर्मी के, सुरक्षा बलों के भी, तो इनसे बात की जाएगी। इनसे बात की जाएगी का बाहर खबर क्या आती है कि इनसे बात शुरू हो गई। मैं ईरान की जिस हिसाब से लीडरशिप है, और ईरान पूरे युद्ध में पहले दिन से 28 तारीख से आज तक ईरान ने कोई बात झूठ नहीं बोली। अपने पे हमले हुए तो वो दिखाए, अपन नेस्तनाबूद हो गए तो वो बताए, उनके यहाँ नागरिक मारे गए तो वो बताए, उनके यहाँ सैनिक मारे गए तो वो बताए, उनके जहाज डूब गए तो वो बताए।
उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन इजराइल और अमेरिका लगातार पूरे युद्ध में मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ परोस के दिलासा दे रहे हैं अपने मित्रों को और अपने जनता को, विश्वासघात कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। लेकिन कितने दिन तक आप युद्ध में, कितने दिन तक आप चुप रह सकते हो, बता सकते हो कि हम जीत रहे हैं? तुम हर जगह मार खा रहे हो, F-35 गिर रहा है, अब्राहम लिंकन वापस आ रहा है, ये दो के बाद तो कुछ बचा नहीं, आपका डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है, तेल एविस खत्म हो गया है, कई जगह आपके बेसिस हिट हुए हैं, आपके मित्र देश त्राही त्राही कर रहे हैं, उनके एनर्जी सेंटर पे जब आपने हमले किए ईरान पे तो उनने हमले कर दिए, तो आप एक्सपोज हो गए। अब जब आप एक्सपोज हो गए, जब आप अपने देश में एक्सपोज हो गए, आप अपने पार्लियामेंट यानी कांग्रेस में एक्सपोज हो गए, सब दूर एक्सपोज हो गए, तो आपके पास की ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं आशीष जी ये शब्द ऑनरेबल एग्जिट। अब एग्जिट चाहिए, ऑनरेबल भी नहीं। अब एग्जिट चाहिए, चाहे बेइज्जत होके जाओ निकलो, लेकिन एग्जिट चाहिए। इसके लिए ये निगोशिएशन का शगुफा उछालते हैं जो हम इनसे, लेकिन ईरान ने कहा कि हमको प्रस्ताव इनसे, अमेरिका से नहीं मिले हैं। कभी एक आध पाकिस्तान से आता है, रशिया से आता है, वो तो हमने भी पहले बताया था, रशिया से आया, पाकिस्तान से आया, एक प्रस्ताव उनको लेबनान से भी आया। लेकिन ईरान ने कहा कि युद्ध नहीं खत्म होगा। ईरान ने अपनी स्टैंड क्लियर कर दी है। ईरान ने अपनी 5 कंडीशन डाली है, आप अपना युद्ध खत्म करो। अमेरिका ने कंडीशन में ये भी कहा कि भाई जो हरमुज है ये ईरान और अमेरिका मिलकर कंट्रोल करेंगे। क्यों देगा भाई कंट्रोल, क्यों देगा? वो तो अपना पैसा मांग रहा है जो तुमने खर्चा किया। ईरान ने जो कंडीशन रखी वो कंडीशन सामने है, क्या वो कंडीशन अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? और ये जो कंडीशन जो चल रही है ये ईरान और इजराइल के युद्ध के लिए नहीं है। फिर से मैं क्लियर करूं, ये अमेरिका और ईरान के बीच में निगोशिएशन होगा, यदि हो गया तो, और वो ईरान के कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा। हो सकता है एक आध कंडीशन ईरान छोड़ दे आगे पीछे, कि वो पत्रकारों को हमारे हवाले करने वाली ऐसी छोटी मोटी कंडीशन छोड़ दे, लेकिन एक कंडीशन की जो हमको मुआवजा देना पड़ेगा, ये कंडीशन से ईरान हटेगा नहीं। और ये गारंटी कि हमको फिर से आप हमला नहीं करोगे, ये 2 कंडीशन तो ईरान किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। लेकिन ईरान और इजराइल का युद्ध इस शांति वार्ता से कोई लेना देना नहीं। ये अमेरिका का एग्जिट प्लान है। ये अमेरिका ने इजराइल के लिए एग्जिट प्लान नहीं बनाया। इजराइल का युद्ध ईरान का तब तक चलेगा जब तक इजराइल या ईरान इन दोनों में से एक खत्म नहीं होगा। ये मैं आज बता रहा हूं आपको, फिर से क्लियर करूं, ये निगोशिएशन अमेरिका अपने एग्जिट के लिए कर रहा है। अब आते हैं भारत की बात पे। आपने भारत 3 में 13 में मुझे बताओ, इनविटेशन कार्ड भी नहीं मिला शादी का, जबरदस्ती कपड़े पहन के बैठ गए, और आपने कपड़े पहने इसलिए लोगों ने बोल दिया कि शादी में जा रहे हैं। कहां भारत का? और भारत को कौन निगोशिएशन के लिए बुलाएगा? क्यों ईरान भारत से बात सुनेगा? अभी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बात करी, प्रधानमंत्री ने कहा कि होर्मुज को बंद करना गलत बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी के देशों की ऊर्जा से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले करना गलत है। क्या भारत ने यह कहा कि बच्चों को मारना गलत है? क्या भारत ने यह कहा कि ईरान के ऊर्जा सेंटर पे हमला करना गलत है? कि भारत ने यह कहा कि ऊर्जा का उनका जो परमाणु है वहां पे हमला करके परमाणु लीक हो गया तो कितना मानवीय हादसे होगी? क्या भारत ने यह बात कही है? जब भारत इजराइल को फादरलैंड मानता है, इजराइल के पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो फिर ईरान आपसे बात क्यों करेगा? किस लिए करेगा? ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है ईरान, और आप ब्रिक्स के इस साल की अध्यक्षता आपके पास है। आप ब्रिक्स का सम्मेलन नहीं बुला पा रहे हैं। सम्मेलन बुलाने नहीं है, एक जिसके पास प्रेसिडेंसी होती है वो तो एक निंदा जारी कर सकता है, एक स्टेटमेंट जारी कर सकते थे आप ब्रिक्स के मुखिया होने के नाते भी बोल नहीं पा रहे हैं। आप अमेरिका के गोद में देखिए, पाकिस्तान का, मैं यहां पे एक पॉइंट है आशीष जी, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक समझने की जरूरत है। अब समझ में आ गया ये बातें क्यों उठ रही है। तब हम हंस रहे थे इस बात को, और हमारे चैनल गिदड़ धपकी, हम थोड़ी डरते पाकिस्तान से, पाकिस्तान की औकात क्या है, ये बोल रहे थे। इट वॉज अ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दिया था? यदि अमेरिका या इजराइल ने पाकिस्तान पे हमला किया तो हम भारत पे हमला करेंगे, दिल्ली और मुंबई पे, क्योंकि हमारे पास उनके ऊपर हमला करने की स्थिति नहीं है, तो हम भारत पे करेंगे क्योंकि भारत इनके साथ जुड़ा हुआ है। यही बोला था ना
पाकिस्तान से यही स्टेटमेंट आया था ना, जिसका हमने हमारे चैनलों ने यहां से बंदूकें चलाई, तोहफे चलाई, एंकर और एंकरनियों ने बैठ बैठ के। वो इसलिए किया था उन्होंने स्टेटमेंट, वो ईरान को अपनी नजदीकी बता रहे थे। वो बता रहे थे कि हम इजराइल के खिलाफ है, और हम इजराइल के खिलाफ है, इसलिए इजराइल हम पर हमला कर सकता है। उन्होंने निंदा भी किया ये है, अमेरिका और इजराइल के हमले की खुलेआम निंदा की थी खुला पाकिस्तान नहीं। ने। वो तो खुलेआम। उसने, पाकिस्तान ने ईरान के वहां तार खोल के रखे हैं। पाकिस्तान अमेरिका के गोद में बैठा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान उसको सबसे अच्छा मित्र मानता है आतंक के खिलाफ लड़ने का, और अपना पार्टनर मानता है। ट्रंप के पूरे परिवार का बिजनेस इंटरेस्ट है अमेरिका पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान को जीवन में नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी बात कर सकता है, पाकिस्तान ईरान के साथ भी बात कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को अपना दुश्मन बोल दिया। लेकिन भारत किसके साथ बात करेगा? भारत किसके साथ बात करेगा? तो हमको तो हमारी तो डिप्लोमेसी पाकिस्तान से भी कहीं कुछ साबित हुई है। नहीं हुई तो है, बिल्कुल, इसको कहने में कोई बुराई नहीं, हुई है बिल्कुल। उससे। तो अब अमेरिका के उस वक्तव्य, पाकिस्तान के उस वक्तव्य का अर्थ अब लग रहा है। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली, उनको भाई वक्तव्य ही देना है, हमला तो करना नहीं था। पाकिस्तान और भारत दुश्मन है, ये तो सारी दुनिया जानती है, एक दूसरे के खिलाफ तो बोलते रहते हैं। लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिकली यूज किया इस पूरे सिचुएशन का, ये बताने के लिए कि ईरान, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, इसलिए हो सकता है कि हम पे इजराइल या अमेरिका हमला कर देगा। अमेरिका पाकिस्तान पे कभी हमला नहीं करेगा, इजराइल भी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका करने नहीं देगा। अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट है उस देश में। उन्होंने भारत को तो घुसने नहीं दिया अंदर। अमेरिका ने सीज फायर करवाया हमारे ऑपरेशन सिंदूर का, जब हमारी फोर्सेस बिल्कुल अंदर, जब उनके एयरपोर्ट तहस नहस कर दिए थे, उसके बाद तो उनका एयरफोर्स पंगु हो गया था। उसके बाद तो हम तो हमारा पीओके भी ले सकते थे, सब ले सकते थे। लेकिन अमेरिका ने क्यों रखा? क्योंकि अमेरिका किसी भी हालत में पाकिस्तान को डैमेज होने नहीं देगा। तो पाकिस्तान के पास इम्यूनिटी है अमेरिका से, जिसके थ्रू इजराइल उन पे कुछ नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट देके ईरान से अपनी दोस्ती बढ़ाई, और यदि ये युद्ध आगे पीछे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब भी खत्म होगा, तो ईरान पाकिस्तान को एक अपना पार्टनर के रूप में देखेगा, और भारत को एक दुश्मन के देश रूप में। इसमें एक रास्ता नहीं है ईरान और पाकिस्तान में। देखिए, जो एकदम सामने दिखता है, ईरान पर हमले की पाकिस्तान ने अमेरिका की निंदा की, सोचिए, उसके गोद में बैठा है, इंटरेस्ट है निंदा की। दूसरी चीज, चाइना अमेरिका के साथ निगोशिएशन नहीं कर सकता, लेकिन चाइना अगर पाकिस्तान का असली कोई आका है, उसका फादरलैंड तो चाइना है। अमेरिका के साथ तो खेलता है। चाइना है जो खुल के कहता है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी कहता है चाइना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो चीन है, चीन भी इस काम में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। चीन पाकिस्तान को इस रूप में इस्तेमाल कर सकता है कि जब भी अमेरिका से बातचीत करनी हो तो हमारा एक पाकिस्तान एक ऐसा चैनल है कि जो बात कर लेगा। तीसरी चीज, जब कहा जो है उसने कि हम भारत दिल्ली और मुंबई पे अटैक कर सकते हैं, उसके पीछे तुलसी गेबार्ड का एक स्टेटमेंट था। तुलसी गेबार्ड ने कहा था कि आईसीबीएम जो है, पाकिस्तान भी आईसीबीएम बना चुका है, जिसकी जद में हमारा होमलैंड है। उस पर अब्दुल बासित ने कहा कि जो है, इसका मतलब अगर पाकिस्तान अमेरिका को हमसे खतरा महसूस होगा और हम पे हमला करेगा, तो हमारे पास दिल्ली और मुंबई है बगल में। मुंबई है, लेकिन दिल्ली और मुंबई क्यों है? एक सिंपल सी बात, दिल्ली और मुंबई क्यों है भाई? अमेरिका आपसे हमला करेगा, आप अमेरिका आपके परमाणु पे हमला करेगा, अमेरिका आपके मिसाइल प्रोडक्शन पे हमला करेगा कि आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाओ। लेकिन फिर पाकिस्तान दिल्ली पे क्यों हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान दिल्ली पे हमला करके अमेरिका को जवाब देगा कि आपने हम पे हमला किया तो हम आपके पिल्ले पे हमला करेंगे, आपका बच्चा हमारे कब्जे में है। तो उसने ये घोषित कर दिया कि हम अमेरिका के बॉन्डेड लेबर हैं। अमेरिका जैसा अमेरिका को बेइज्जत करने के लिए वो भारत को मारेगा, क्योंकि भारत अमेरिका का गुलाम बन चुका है। ये उसने बताने का प्रयास किया। तुलसी गेबार्ड का इतना स्टेटमेंट था कि भाई पाकिस्तान के पास भी, यदि मुस्लिम देशों के पास भी आप कहते हो कि पाकिस्तान को मुस्लिम देश मानते हैं, सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि ईरान के पास एटॉमिक एनर्जी यदि आती है, एटॉमिक बॉम्ब बनता है, तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए वो
हो जाएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास भी तो है, पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल, तो वो कहते हैं कि भाई भारत के पास भी तो इंटरकॉन्टिनेंटल है, अग्नि 6, अग्नि 5, फिर आपने उसका क्यों नहीं जिक्र किया? क्योंकि आप भारत के साथ हैं, आप हमको नहीं मानते। ये पूरा जो बुना जा रहा है, ये पूरा सिर्फ अमेरिका के आदेश से ही बुना जा रहा है, ताकि ईरान के पास एक ओपनिंग खुले, ईरान के नहीं पास नहीं, कोई हमारे ओपनिंग पास खोलने का प्रयास करे। देखिए, हमारी डिप्लोमेसी यहीं पर समझना है। कल जो है ईरान ने ऑफिशियली बयान हमने कल सुनवाया था, कितने हैरानी भरा वो बयान था। श्रीलंका है, आप डिप्लोमेसी श्रीलंका देख लीजिए, ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि श्रीलंका हमारा मित्र है और श्रीलंका को तेल की जरूरत होगी, गैस की जरूरत होगी, जिसकी जरूरत होगी वो अब ईरान देगा। ये होता है, मतलब ऐसे डंके के चोट पर तो कभी अमेरिका अपने दोस्तों के लिए नहीं खड़ा हुआ जैसा ईरान ने श्रीलंका के लिए बोला। पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान एक तरफ सऊदी के साथ इस्लामिक नाटो बनाने की बात करता है, बिल्कुल, एक तरफ देखिए, एक तरफ सऊदी के साथ कहता है इस्लामिक नाटो पर हम काम करते हैं, नाटो बनाएंगे। दूसरी तरफ ईरान के साथ वो जो सीमावर्ती व्यापार से लेकर के और किसी भी एग्रेशन की ईरान के पक्ष में खड़े होकर निंदा करता है। सऊदी और ईरान में दुश्मनी है। ये बातचीत जो है, मुनीर ट्रंप से बात कर रहा है और शरीफ पेजेस्कियान से बात कर रहा है। बिल्कुल, दोनों की ड्यूटी अपनी अपनी। जरा खबर लाइए, अलग अलग जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उसमें जरा दिखाइए। ईरान युद्ध अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान की एंट्री कैसे, कुछ भी साफ नहीं। जरा भीतर चलिए, इसके जो शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं जो पूरा बताएं। भारतीय समाचार एजेंसी के सवाल के जवाब में कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा। यह नाजुक स्थिति है और बैठक की अटकलें तब तक अंतिम नहीं मानी जाएंगी जब तक व्हाइट हाउस द्वारा औपचारिक रूप से घोषित न किया जाए। ये ऑफिशियल स्टैंड है व्हाइट हाउस का। अब आगे चलिए, इसमें कुछ भी उसने नकारा नहीं है ना कुछ भी एक्सेप्ट किया। यह बयान राइटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स और टाइम्स ऑफ इजराइल की उन रिपोर्ट्स के बाद आया। देखिए, इसमें राइटर्स है, एफटी है और टाइम्स ऑफ इजराइल भी है, कि उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें दावा किया गया कि मध्यस्थ देश अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में मीटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान खुद को तटस्थ स्थान के रूप में पेश कर रहा है क्योंकि उसके वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के सीनियर अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के लिए संपर्क चल रहे हैं। ये इजराइल की तरफ से इजरायली अधिकारी का है। कहां हैं हम? ये आज तक पे फिनेंशियल टाइम्स नहीं, ये आज तक के, आशीष, आज तक के कॉन्क्लेव में, किसी 5 स्टार होटल के कॉन्क्लेव में वहां होगी मीटिंग, वहां स्टेज पे एंकर और एंकरनिया बैठेगी, उधर तेहरान, उधर इजराइल का भी आदमी बैठेगा, अमेरिका का भी बैठेगा, और फिर वो एंकर और एंकरनिया कहेगी कि आप सब बैठे हैं। और अभी मोदी जी से बात हुई है टेलीफोन पे और मोदी जी ने कहा कि ऐसा ऐसा करिए आप और ये कर देंगे। लाइए आगे दिखाइए जरा, लाइए। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से कई बार फोन पर बात की। राइटर्स ने बताया कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के जरिए बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव बिटकॉफ और ईरानी अधिकारियों के साथ इन देशों के संपर्क हो रहे हैं। आगे चलिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो पाकिस्तान हमेशा बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव बिटकॉफ और पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मिल सकते हैं। आगे चलिए। ईरान का इनकार, ये हमेशा साथ में हम दिखाएंगे। ईरान ने सीधे अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ मित्र देशों के जरिए अमेरिका की ओर से युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत का अनुरोध प्राप्त हुआ था। हमने उचित जवाब दिए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ ने ट्रंप के दावों को फेक न्यूज करार दिया, जिनका नाम वहां पे गलीबाफ लिखा था कि वो बातचीत में करेंगे,
उन्होंने ही ट्रंप के दावों को फेक न्यूज करार दिया है और कहा है कि यह तेल मार्केट को प्रभावित करने के लिए अमेरिका इजराइल की चुनौतियों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। और जो मोहम्मद बागेर हैं ईरान की स्पीकर संसद के, मैंने कहा था कि इस पर चर्चा करेंगे जरूर। जब से युद्ध शुरू हुआ है, जो लोग सबसे तीखे रहे हैं अमेरिका और इजराइल पर, उनमें से ये हैं गलीबाफ, जो सबसे तीखे रहे हैं उनमें से हैं। जैसे वो थे सिक्योरिटी चीफ, उसी लाराजानी। तरह लारिजानी, अली लारिजानी, हाँ, वैसे ही तीखे रहे हैं ये, और इनका नाम सब लपेटे हैं। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। कौन कौन सी आपने देख लिया? राइटर्स, टाइम्स ऑफ इजराइल, और जो है उसमें ये देखिए एक्सियोस, सीएनएन, अल जजीरा और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी पुष्टि की कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान संदेश दे रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी दूत बिटकॉफ के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क चल रहे हैं। ईरान का कहना है कि कोई सीधे बातचीत नहीं हुई, जबकि अमेरिका इसे नाजुक सिचुएशन बता रहा है। अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ पर जिसका मतलब जो वहां पर साउथ ब्लॉक से एक हिरन के मैसेज पर जो चैनल चलते हैं, वो मोदी की भूमिका बता दिए। एक्सियोस, सीएनएन, अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इजराइल, फिनेंशियल टाइम्स, राइटर्स, दुनिया के जितने टॉप अखबार हैं, इससे ज्यादा क्यों लिखना? ये मतलब आप कुछ अंधभक्तों के चक्कर में कि उनको खुराक देनी है, ये बेइज्जती नहीं होती है क्या? भाऊ, हम दुनिया के टॉप मीडिया हाउसेज की रिपोर्ट देख रहे हैं ना। दुनिया भी कहीं अगर देख ले कि ये देखो ये क्या लिख रहा है, टाइम्स ऑफ इजराइल वाले, राइटर्स वाले वहां बैठ के देखे, नहीं कहें ये देखो इस 3 मिनट नहीं, 13 में ये भी कह रहा है कि हम भी देखिए हैं। भारत भारत में हंसी मजाक का दौर चल रहा है। होली खत्म हो गई, लेकिन बुरा न मानो, होली है, आज भी चल रहा है। होली का दौर लंबा चलता है हमारे यहाँ। तो ये होली है जो प्रधानमंत्री ने होली के, वो आपने बनारस में कभी होली का काव्य सम्मेलन सुना होगा, वैसे ही इनका भाषण था, होली का भाषण था ये। अब मैं भी एक दर्शकों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग बहुत सीधी होती है। इसको देखते हुए ईरान ने आशीष चित्रान जी को वो किया है, नमोनित किया है कि वही अब ईरान की तरफ से बातचीत करेंगे। अब ये हेडलाइन हम चलाएंगे। अब होली है भाई, ईरान ज्यादा चित्रान जी पे विश्वास रखेगी मोदी से। तो अगली बार अब आपको जब भी कुछ आपको लगे कि ईरान सीज फायर करने की करेगा कि नहीं करेगा, ये चित्रान जी तय करेंगे। ये आज अशोक वानखेड़े ने बोल दिया, हो गया है, ये अनाउंस हो गया है कि कल ही मेरी ईरान बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि चित्रान जी को भेजते हम, चित्रान जी ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं बाकी लोगों से। लेकिन हमने एक कहा उनको कि मैंने बोला कि देखो, चित्रान जी को भेजने से काम नहीं चलेगा। चित्रान जी सीधा सीधा बोलने वाले आदमी है, ये निगोशिएट नहीं कर सकते, ये टूट जाएगा मामला। तो बोले क्या है, मतलब हमारे यहाँ डीएलएफ से लेके बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले हैं, उनको पकड़ लो आप, क्योंकि उधर से रियल एस्टेट वाला बैठेगा तो इधर रियल एस्टेट वाला बताना पड़ेगा। और हमारे यहाँ दामादों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ सभी राजनीतिक दलों में दामाद है। तो एक दामाद का एक अलग हम एक डेलीगेशन भेजेंगे, दामाद डेलीगेशन। तो उधर के दामाद से इधर के दामाद बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। होली है, होली का माहौल चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, मजा लो, आनंद लो। अपने ही घर में अपनी ही पीठ थपथपाओ। आप एक दूसरे को कहो कि मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने वैसा किया। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी को सुन रहा था, बहुत अच्छे मित्र है मेरे, और वो कह रहे थे कि लोग मूर्ख हैं जो कहते हैं कि मोदी जी ने नाम क्यों नहीं लिया किसी देश का। वो जस्टिफाई कर रहे थे। अरे उनके एक चैनल पे मैंने बोला, मैंने ही मन में कहा त्रिपाठी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, क्या करें, अब बहुत दुख होता है। क्योंकि नहीं मैं बोलूंगा, नहीं तो ये सब मूर्खता के प्रतीक हैं, सिंबल हैं ये। मैंने क्या कहा, तार्किक रूप से जब आप बात नहीं कर सकते तो दूसरों को मूर्ख कहेंगे। हम तो तार्किक स्वरूप से बैठे हैं, हम तो उनको चैलेंज करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। छोड़िए अशोक वानखेड़े, कोई छोड़ दीजिए, आप चित्रान जी आपको बिठाएंगे, आपको बताएंगे कि देश की जरूरत क्यों थी नाम लेने का। हम आह्वान करते, आइए हमारे पास, 1 घंटे का शो करेंगे। कुछ तो भी आप बैठ के वहां पे, मतलब चाटुकारिता की हद हो गई। अरे देश की 12 बज रहे, देश की 12 बज रहे।
देश की 12 बज रहे हैं, आज देश की 12 बज रहे हैं, ये कहते हैं आशीष, ये कह रहे हैं देश की 12 बज रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई गैस की किल्लत नहीं है, कुछ नहीं है। आज एक मराठी अखबार में फोटो छपा है मुंबई का, आपको याद होगा मुंबई के डब्बे वाले जो होते हैं, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज है कि मुंबई के इतने बड़े शहर में बराबर आपका टिफिन लंच में आपके पास पहुंच जाता है, और लाखों टिफिन रोज पहुंचते हैं। वो कैसे पहुंचते हैं इसके ऊपर बड़े बड़े MBA, बड़े बड़े IIM और बड़े बड़े मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट ने उनके लेक्चर्स रखे थे। वो डब्बे वाले के डब्बे जाना बंद हो गए क्योंकि गैस नहीं है घर में। एक फोटो आया कि डब्बे वाला सिर्फ एक डब्बा लेके जा रहा है, आज के मराठी अखबार का फोटो है। वस्तुस्थिति कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है? अरे स्टूडियो में बैठ के दलाली करने से, फिर अब इसीलिए हम कह रहे थे कि नहीं उसमें चर्चा करेंगे, नहीं तो इन दलालों घर तक पहुंचाए जाएंगे। स्टूडियो में बैठ के दलाली करने से, ये चाहे हर्षवर्धन हो चाहे राज्यवर्धन हो, इन सबका किसी, ये स्टूडियो में बैठ के दलाली करने वाले ये बताएंगे पत्रकारिता, और ये बताएंगे डिप्लोमेसी क्या होती है। डिप्लोमेसी का डी पे आके डिबेट कर लो 1 घंटा, चुनौती है डिप्लोमेसी डी पर। आखिरी हम वहां तक जाएंगे नहीं, वाई तक। मजाक बना के रखा है देश की इसलिए बस मतलब मैंने वही कहा। और ये जो है ये अंबानी के चैनल पे था, मेरे तो होना ही है, अंबानी के चैनल पे ऐसी बात होगी तो नहीं होता क्या है आशीष, कई बार से हानिकारक लोग हैं ये सब, इस देश के सबसे हानिकारक, जो देश को गुमराह कर रहे हैं अपनी दलाली में, चंद सिक्कों में, चंद रुपयों में दलाली करके देश को गुमराह कर रहे हैं दलाल। ये दलाल सबसे इस देश के लिए घातक हैं। गैस तेल न रहे वो चल जाएगा, लेकिन ये दलाल रहेंगे जब तक, तब तक देश को कोई बचा नहीं पाएगा। ये दलाल इस देश के लिए सबसे बड़े खतरा है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।